देखिए प्रोबेबिलिटी हमारा टॉपिक था। अगेन इंट्रोडक्शन है, मेनली आप 12th में ही करेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में अगर हम लोग बात करें तो प्रोबेबिलिटी जो होती है, सबसे पहले तो इसमें जो कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली डेफिनेशन आती है रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। देखिए किसी की भी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो हमेशा आप किसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हो हमेशा। अब देखिए इसके बारे में हम बात करें, चाहे क्योंकि रैंडम मीन्स क्या होता है कि जिसका रिजल्ट आपको नहीं पता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कल बारिश होगी या नहीं होगी, भाई हम कंफर्म तो नहीं कह सकते, हमें केवल आइडिया ही लगा सकते हैं कि भाई हो सकता है कल बारिश हो जाए, हो सकता है कल बारिश ना भी हो। जैसे कल इंडिया इंग्लैंड का मैच है, तो आपसे अगर आज पूछा जाए कि भाई कौन जीतेगा, तो हम एक केवल आइडिया लगा सकते हैं कि कल क्या होने वाला है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यानी इसकी डेफिनेशन मैं बताऊं, एन एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट हुज रिजल्ट, an experiment whose results cannot be predicted is known as रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट आप पहले से नहीं बता सकते उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, टॉसिंग अ कॉइन। आप अगर एक कॉइन को टॉस करते हो तो आप ये नहीं बता सकते कि हेड आएगा कि टेल आएगा, दोनों के आने के चांसेस हैं। तो इसीलिए ये क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं बताऊं तो थ्रोइंग अ डाई, थ्रोइंग अ डाइस। भाई आप डाइस आने पे देखिए, वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, फाइव भी आ सकता है, सिक्स भी आ सकता है। तो यानी आप ये नहीं बता सकते कि एक्चुअली में एग्जैक्टली क्या आएगा भाई, क्योंकि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, कुछ भी आ सकता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको हम लोग रिजल्ट जिसका नहीं बता सकते, ठीक है। क्लियर है सबको। यस। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी के हर क्वेश्चन में सैंपल स्पेस निकालना पड़ता है, चाहे 11th का हो चाहे 12th का हो। सैंपल स्पेस क्या होता है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, द टोटल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। द टोटल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। यानी कि जैसे आपने कॉइन टॉस किया, वन कॉइन टॉस किया, तो आप एक बार बताइए इसके टोटल आउटकम्स क्या आ सकते हैं, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। यस सर। तो टू है। यस सर, एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। बिल्कुल सही। अगर दो कॉइन आपने टॉस किए तो इसके सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, तो दो कॉइन टॉस कर रहे हो, हेड हेड, हेड टेल, फोर। टेल हेड, टेल टेल। तो इसके सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे, टू का स्क्वायर। अगर आपने डाइस थ्रो किया, सर हमें 3 टाइम कॉइन आया था कि 3 टाइम आपने थ्रो किया है, वो कितना है? बेटा अगर आपने एन टाइम्स कॉइन थ्रो, एन टाइम्स एन कॉइन थ्रो किया, एन टाइम्स कॉइन थ्रो किया, टू की पावर एन। तो बेटा टू की पावर एन। अगर एक टाइम ड्रॉ थ्रो करोगे टू, दो टाइम टू स्क्वायर, थ्री टाइम टू की पावर एन, सॉरी थ्री टाइम टू की पावर थ्री, और एन टाइम करोगे टू की पावर एन। अगर मान लीजिए आपने डाइस थ्रो किया, तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है, फाइव आ सकता है, सिक्स आ सकता है। तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो गया आपका, सिक्स हो गया। अगर आप टू डाइस थ्रो करेंगे 36। तो आपका क्या हो जाएगा, देखो मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। वन वन,
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे ही 3 1, और ऐसे ही क्या हो जाएगा आपका लास्ट 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये टोटल आउटकम्स बनते हैं। तो यानी कि टोटल आउटकम्स इसके कितने हो गए, 2 डाइस थ्रो किए जिसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, टोटल आउटकम्स हो गया आपका 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका 36। ऐसे ही अगर आपने एन डाइस थ्रो किए, एन डाइस थ्रो किए तो टोटल आउटकम्स यानी जो सैंपल स्पेस बनेगा ये आपका बन जाएगा 6 की 6 की पावर। पावर n। नोट करिए, बहुत सारे तरीके से हम लोग निकाल भी सकते हैं। आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़ा है। जैसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ two boys, 2 boys and 3 girls, 2 children are selected. Two children are selected. Find the sample space. Find the sample space associated to this random experiment. देखिए पहले वैसे करके दिखा देता हूँ। 2 बॉयज हैं B1 B2 और 3 गर्ल्स हैं G1 G2 G3। आपसे बोल रहा है किसी 2 को सेलेक्ट करना है, तो किसी 2 को अगर सेलेक्ट करना है तो मैं अगर सैंपल स्पेस बनाता हूँ तो देखिए हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। B1 B2 एक ले सकते हैं, B1 G1 एक ले सकते हैं, B1 G2 और एक ले सकते हैं B1 G3। अरे 2 को सेलेक्ट करना है, वो लड़का लड़की कैसे भी है। Yes दूसरा क्या sir। ले सकते हैं, B2 G1 B2 G2 और B2 G3, और एक क्या ले सकते हैं, G1 G2। सर कितने 10 होने चाहिए? G1 G3 और G2 G3। तो इसके अलावा कोई नया तरीका नहीं बनता। देखिए तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए आपके 10। अब इस काम को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, जिसने 5 choose 2। कॉम्बिनेशन पड़ा हुआ है। तो टोटल 5 है, 5 में से आपको 2 को सेलेक्ट करना है, तो 5C2 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो आपका आंसर 10। ऐसे भी आप निकाल सकते थे। तो ये तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस से बता दिया, ठीक है। सर ये नीचे अगला है आपका, एक थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ये सेट में भी मैंने बताया था, वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट और इक्विवेलेंट सेट नोटेशन। ये सेट में भी बताते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक बार मैं आपको प्रोबेबिलिटी में फिर बता रहा हूँ, ठीक है। तो वर्बल डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज में क्या कहते हैं और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। सबसे पहले देखिए नॉट ए को हम लोग क्या कहते हैं, ए बार से ए कॉम्प्लीमेंट। अगला क्या है, ए और बी, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। आप शायद याद होगा आपको क्या कहते हैं इसको, ए यूनियन बी। यस सर। इसके बाद अगला होता है ए एंड बी, इसको हम लोग पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में हो, दोनों एक साथ हो रहे हैं। इसके बाद आता है ए बट नॉट बी, तो ए होना चाहिए बी नहीं होना चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट या बी बार। अगला इसके बाद आता है नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, यानी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट।
मुझे लगता है सेट का याद ही होगा आप लोगों को। यस सर। एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी और सी, एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी और सी, ये होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, यानी दोनों में से कोई एक, ए इंटरसेक्शन बी बार, यानी यहाँ पर केवल ए हो रहा है बी नहीं हो रहा है, या फिर ए बार इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर क्या हो रहा है ए नहीं हो रहा है लेकिन बी हो रहा है। ठीक है, अगला क्या है, ऑल थ्री ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, इसको हम क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है सबको ये चीज, कोई दिक्कत है बोलिए। देखिए अगला है आपका सर्टेन और श्योर इवेंट। तो देखिए एन इवेंट associated with a random experiment, an event associated with a random experiment is called a sure event, is called a sure event if it is always occurs, if it is always occur whenever the experiment is performed, यानी इसने तो होना ही होना है जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा, तो ऐसे इवेंट को हम श्योर इवेंट कहते हैं। अगला क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, जो होगा नहीं, कभी भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा, तो यानी कि एन इवेंट एसोसिएटेड with a random experiment, an event associated with a random experiment is called an impossible event. Impossible event if it never occurs whenever the experiment is performed। जैसे मान लीजिए आपने डाइस थ्रो किया, एक इवेंट है कि 7 आना चाहिए, ठीक है, तो 7 के आने के इवेंट, तब देखिए क्या 7 आ सकता है आपका, कभी नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल। तो ये क्या हो गया आपका, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। नोट करिए डेफिनेशन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? चलिए सर ये भी पेपर में, हाँ जी, ये सर ये भी पेपर में। अच्छा अच्छा, देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है, मैं समझा देता हूँ जैसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या हैं, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं कि जैसे कि मान लीजिए मैंने एक डाइस थ्रो किया, एग्जांपल से समझा रहा हूँ फिर डेफिनेशन लिखा दूंगा। डाइस थ्रो किया, एक इवेंट मैंने ले लिया कि ऑड नंबर आना चाहिए, एक दूसरा इवेंट ले लिया मैंने, क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो देखिए ऑड नंबर आने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 1 3 5,
बी इवेंट इवन नंबर आने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 2 4 6। अब देखिए मुझे एक बात बताइए कि अगर ऑड नंबर डाइस पे आ गया तो क्या इवन नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता। और अगर डाइस पर इवन नंबर आ गया तो ऑड नंबर नहीं आ सकता। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा, नहीं होगा? ठीक है। यानी ए और बी दोनों साथ में परफॉर्म नहीं हो सकते, यानी ए परफॉर्म हो गया तो बी नहीं होगा और बी परफॉर्म हो गया तो ए नहीं होगा। तो देखिए अब यहाँ पर यानी कि दोनों अगर साथ में परफॉर्म नहीं हो सकते तो उनके साथ में होने की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होगी? 0। यानी कि लिखना नहीं है, इफ A1 A2 A3 up to AN are n mutually exclusive events देन अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन AN इज इक्वल टू क्या होगा? 5 होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इसको एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझाऊं, लिखना नहीं है इसको, ठीक है। प्रैक्टिकल लैंग्वेज क्या है? जैसे मान लीजिए एक लड़की है और यहाँ पर 5 लड़के हैं या 4 लड़के हैं, ठीक है। ये एक लड़की है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए गौरव है, ये आयुष है, ये मानस है और ये कौन है? प्रज्वल ले लीजिए। रंजन। चलिए प्रज्वल ले लिया, चलो। अब देखिए ये सारे के सारे इस लड़की के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए गौरव भी इससे मैरिज करना चाहता है, आयुष भी करना चाहता है, मानस भी करना चाहता है और प्रज्वल भी करना चाहता है। लेकिन अगर मान लीजिए गौरव की इससे मैरिज हो गई तो इसका मतलब बाकी 3 एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म नहीं हो सकते ना, ठीक है। यानी आयुष और मानस और प्रज्वल तो देखते रहेंगे फिर। अगर आयुष की मैरिज हो गई तो यानी ये बाकी तीनों देखते रहेंगे। अगर बाय चांस मानस की मैरिज हो गई तो बाकी देखते रहेंगे। अगर प्रज्वल की मैरिज हो गई तो यानी मैरिज तो किसी एक, यानी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म तो एक ही होगा ना, कोई भी। यानी अगर गौरव वाला परफॉर्म हो गया तो ये तीनों परफॉर्म नहीं होने, अगर आयुष वाला परफॉर्म हो गया तो बाकी तीनों परफॉर्म नहीं होने। तो इसका मतलब कि मीनिंग क्या होता है? क्लियर है मीनिंग सबको? यस सर। यस सर। चलिए, यानी इसका मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर मैं डेफिनेशन लिखता हूं तो 2 or more events associated with the random experiment are said to be mutually exclusive if the occurrence of any one of them prevents the occurrence of all other। यानी किसी भी एक का होना बाकी सारे के होने को रोक देगा। नोट करिए। अगला क्या हो गया? देखिए आपका अगला हो गया आपका एग्जॉस्टिव इवेंट। तो एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जैसे यही सेम एग्जांपल ले लिया, मैंने डाइस थ्रो किया, एक इवेंट ले लिया कि इवन नंबर आना चाहिए और बी एक इवेंट ले लिया मैंने ऑड नंबर आना चाहिए। तो ए जो इवेंट लिया है उसके लिए फेवरेबल केसेस क्या क्या है? 2 4 6। और बी जो इवेंट लिया है उसके लिए फेवरेबल केसेस क्या क्या है? 1 3 और 5। तो ए 2 4 6 है, बी 1 3 5 है। अब देखिए अगर मैं ए यूनियन बी निकालता हूँ तो ए यूनियन बी अगर मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा। तो यानी जो ए यूनियन बी आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? सैंपल स्पेस के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है? अगर आप Yes, डाइस थ्रो sir. करते हो तो सैंपल स्पेस क्या होता है इसका? 1 2 3 4। सैंपल स्पेस याद करो, टोटल आउटकम्स। आउटकम्स। तो यानी अगर 2 या 2 से ज्यादा इवेंट एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं तो उनका यूनियन क्या आना चाहिए? सैंपल स्पेस आना चाहिए। यानी कि
if A1, A2, A3 up to AN are an exhaustive events, then A1 union A2 union A3 यूनियन AN किसके इक्वल आ जाना चाहिए, सैंपल स्पेस के क्या आ जाना चाहिए, इक्वल आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे डेफिनेशन अगर मैं लिखा हूँ, टू और मोर इवेंट्स आर सेट टू बी exhaustive events if their union is sample space। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। करिए, देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन, इफ A is any event associated with the random experiment, then probability of occurrence of A event, इसको डिनोट करते हैं हम PA होता है फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स इसको हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस भी कह सकते हैं। तो देखिए, यानी अगर मैं सेट थ्योरी के हिसाब से बताऊं तो ये एक इवेंट है, तो फेवरेबल इवेंट क्या होगा, ये N ऑफ A अपॉन सैंपल स्पेस क्या हो गया, ये पूरा सैंपल स्पेस हो गया N ऑफ S। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपकी प्रोबेबिलिटी की होती है। नोट करिए, अब मैं 5-7 क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस में करा रहा हूँ। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देखिए, पहला बेसिक क्वेश्चन है आपका, इन ए simultaneous toss of two coins, find the probability of getting first two heads, दूसरा exactly one head, तीसरा exactly two tails, फोर्थ हो गया exactly one tail, और फोर्थ हो गया नो टेल्स। देखिए, अब देखिए सबसे पहले दो कॉइन टॉस किए तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही सैंपल स्पेस पॉसिबल है। पहला क्या है, तो सैंपल स्पेस तो टोटल 8 है। पहले का आंसर अगर हम देखें तो एग्जैक्टली तो सैंपल स्पेस नीचे आ गया, नीचे 8 आएगा, एग्जैक्टली 2 हेड, तो 2 हेड आने की 2 हेड कितने टाइम आ रहा है, एक टाइम ही आ रहा है, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 है, 4 होगा सर। यस सर। चलिए दूसरा क्या है, एग्जैक्टली 2 हेड, सॉरी एग्जैक्टली 1 हेड, 1 हेड आने के लिए फेवरेबल इवेंट्स कौन से हैं, 2 हैं। यस सर। सर 2/4। ठीक है, तीसरा क्या है, एग्जैक्टली 2 टेल्स, तो एग्जैक्टली 2 टेल्स आने के लिए क्या है, एक ही है। फोर्थ एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल के लिए तो दोबारा यही चलेगा, 2/4 यानी 1/2। अगला क्या है, फिफ्थ नो टेल, एक 1/4। भी टेल नहीं आनी चाहिए, यानी दोनों हेड आनी चाहिए। आंसर करिए। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप लोग करेंगे उसको। सर बोलिए। सर एक बात पूछनी थी सर।
बोलो। सर ये जो हेड टेल हम करें दोनों के इकट्ठे लिख रहे हैं। हाँ जी, टॉस ऑफ टू कॉइन, दो कॉइन को आप टॉस कर रहे हो ना, दोनों कॉइन का आउटकम साथ में ही आएगा ना। हाँ जी, जी सर। a dice is thrown, find the probability of getting, फर्स्ट आपका ये आप करेंगे एन इवन नंबर, सेकंड प्राइम नंबर, अगला है थर्ड a number greater than or equal to 3, fourth a number less than or equal to 4। ये कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और, टू डाइस, बेसिक क्वेश्चन है ये। टू डाइस आर थ्रोन, two dice are thrown simultaneously, find the probability, find the probability of getting, find the probability of getting some more than 8। तो देखिए टू डाइस आप साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे हो, तो सैंपल स्पेस सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा आपका, 6 इंटू 6 आपका 36। अब फेवरेबल इवेंट्स क्या हो गए, फेवरेबल इवेंट्स हो गए सम जो होना चाहिए मोर देन 8। दोनों डाइस पे जो नंबर्स आ रहे हैं, तो सम क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, या फिर 10 हो सकता है, या फिर 11 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, 12 हो सकता है, यस Yes, सर। sir. 13 हो सकता है, नहीं हो सकता। No. अब देखिए 9 आने के लिए, सम 9 आने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे 5, पहले पे 5 आ जाए, दूसरे पे 4, 6 3 3 6, और कुछ हो सकता है इसके अलावा 9। ये सर। No, sir. अब सम 10 आने के लिए 5 5 6 4 4 6, यस Yes, sir. 11 आने के लिए 6 5 5 6, यस और 12 आने के लिए 6 6। 6. तो जो फेवरेबल इवेंट है 4 और 3 7 और 2 9 11, तो फेवरेबल इवेंट कितने हो गए आपके, 4 और 3 10 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 10/36, यानी आपका 2 से कैंसिल हो रहा है, आपका 5/18 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, find the probability that a leap year selected at random, a leap year selected at random will contain 53 Sundays। करिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। देखिए जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अब देखिए कितने संडे आएंगे लीप ईयर में, तो मैंने 366 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो उतने वीक बन जाएंगे। 52 संडेज तो आएंगे ही आएंगे। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर आपका 52 टाइम्स तो जा रहा है और 2 रिमाइंडर बच रहा है, यानी 52 वीक। तो 52 वीक तो कंफर्म आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर 52 वीक कंफर्म आ रहे हैं, तो इसका मतलब 52 संडे तो आने ही आने हैं। यस सर। तो ये तो कंफर्म हो गए। अब आपको 53 यानी एक संडे के लिए है, तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच रहा है, यानी 2 डेज आपके बच रहे हैं। तो ये 2 डेज में हम क्या चाहते हैं कि एक संडे और आ जाए, ताकि हमारे टोटल संडे क्या हो जाए, 53 संडे हो जाए। तो ये 2 डेज किस तरह से हो सकते हैं, देखिए मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे,
थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे, यही हो सकते हैं। ठीक है, मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये सब हो सकते हैं। अब देखिए, अब प्रोबेबिलिटी अगर निकालें तो सैंपल स्पेस तो टोटल 7 पॉसिबिलिटीज बन रही है, लेकिन फेवरेबल क्या हो गया, हमें इन दोनों में से चाहिए सर एक और बनेगी एक और, संडे मंडे। संडे मंडे। तो हमें फेवरेबल तो इन दोनों में से चाहिए, क्योंकि एक दिन और संडे चाहिए, तो आपका क्या आ जाएगा 2/7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका 2/7।